तो ये सारा चीज़ जो है सलखन मुर्मू का PIL की वजह से आज समाज टूटने के कगार पे है। और समाज को जो रूढ़ी प्रथा अपना व्यवस्था है, यह एक कानून है, रूढ़ी प्रथा एक कानून है और वह कानून को तोड़ने का काम सलखन मुर्मू ने किया। इसलिए सलखन मुर्मू के ऊपर देशद्रोह का ये मुकदमा होना चाहिए, उस पर ये एलिगेशन लगता है, ये चार्ज वो प्रूफ हो रहा है। हम लोग के ऊपर कहाँ प्रूफ हो रहा है? बोलता कार्यपालिका विरोध नहीं कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है बाबा? MA LLB मास्टर CNT में तो PIL फाइल करता है। ये भाई CNT तो ऑलरेडी इतना छेदा हो चुका है कि वही छेदाई से तो कंपनी घुस रहे हैं, वही छेदा में गैर आदिवासी घुस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पे क्यों काम नहीं करता है? P रामिरेड्डी जजमेंट 1988 का, समता जजमेंट 1997 का, आपका RM लोढ़ा जजमेंट 2013 का। ये बात बताया ना, सलखन मुर्मू में दम है। तो मुझे तो उम्मीद है कि सलखन मुर्मू का इतना दम नहीं है कि ये 3 जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये बोल पाए। इसीलिए इससे प्रूफ होता है कि सलखन मुर्मू आदिवासी हितैषी नहीं है। क्योंकि रघुवर दास जब हाथी उड़ा रहे थे और आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, तो सलखन मुर्मू कौन सा कहाँ बिल में घुसे हुए थे? कौन सा कहाँ बिल में घुसे हुए थे? या कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे? सवाल ये उठ रहा है। ये तो हमेशा दल बदलू आदमी है, इसका कोनो नीति सिद्धांत ही नहीं है। जोहार, आप देख रहे हैं आदिम जीवित। अभी हम लोग जमशेदपुर में हैं। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, यही बहुत एक नेशनल मैटर था, जो आदिवासियों का मामला था, पत्थलगाड़ी को लेकर। पत्थलगाड़ी को लेकर किस तरह से चर्चाएं था, जो पहले इससे पहले भी भाजपा सरकार था, उन्होंने कहा था कि पत्थलगाड़ी असंवैधानिक है, गरीबों के खिलाफ है, कई सारे बातें। साथ ही मीडिया ने भी कई सारे आरोप लगाया था इससे पत्थलगाड़ी पर। इसी के साथ ही हम लोग अभी आज जमशेदपुर हम लोग आए हैं। आदिवासी महासभा के महासचिव हैं कृष्णा हंसदा। हम लोग आज उनसे ही जानना चाहेंगे कि आज पत्थलगाड़ी क्या है और क्यों इन लोगों ने पत्थलगाड़ी किया, इसका उद्देश्य क्या था, सारा चीज़ हम लोग आज इनसे हम जानना चाहेंगे। स्वागत है कृष्णा हंसदा जी। धन्यवाद आप बुद्धेश्वर जी और आदिम जीवित चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को। चलिए, आज हमें ये बताएं कि आपका जो पत्थलगाड़ी आंदोलन था पहले जो चल रहा था, वो क्या था? आखिर पत्थलगाड़ी तो एक पत्थल था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। आखिर कर क्या था पत्थलगाड़ी जिससे इतना बवाल हुआ? क्या था? पहले तो ये बताइए क्या था पत्थलगाड़ी। देखिए, पत्थलगाड़ी ये आदिवासी समाज में आज से नहीं, ये अधिक काल से परंपरा चलते आ रही है। और यह एक ऐसा व्यवस्था है, आदिवासी बहुत प्रकार के पत्थल गढ़ते हैं। आदिवासी जब किसी का जन्म होता है, किसी का मृत्यु होते हैं, या किसी का जो भी सामाजिक दंडित होते हैं, सजा दिए जाते हैं, उस अवसर पर या सीमा को भी चिन्हित करने के लिए वो पत्थल गाड़े जाते हैं। तो भारत में आदिवासियों का जो मेजरली जो भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा, खड़िया, बहुत सारे जनजाति जो है, इन सारे जातियों का करीब 40 से ज़्यादा पत्थलगाड़ी, 40 प्रकार से अधिक पत्थलगाड़ी एक परंपरा है। तो उस परंपरा को ही पहले हमारे लोग ये पत्थलगाड़ी गढ़ते थे एक मकसद से। तो उस मकसद में जो भी होता था वो लिखित नहीं होते थे, हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसीलिए पत्थल सादा होते थे। लेकिन हम लोग अभी ये जो विगत दिनों जो खूंटी में पत्थलगाड़ी काफ़ी विवादित रहे पूरे भारतवर्ष में, तो ये पत्थलगाड़ी जो पत्थल गाड़े गए, इस पत्थल में केवल वही चीज़ लिखे गए जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो लिखी गई है, उस मौलिक अधिकार को ही वहाँ पर लिखा गया है। बहुत अधिक इधर उधर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब प्रशासन और ये कुछ मीडिया वाले ने इसको गलत परोस कर इसको बदनाम करने का जो भी चक्र चलाए, और इसमें वो सफल भी हुए। और हम लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हुए उनके कुचक्र से, कि ये पत्थलगाड़ी लोग नहीं जानते थे, और वो जो संविधान में मेरा जो निहित अधिकार है, ये अधिकार नहीं समझ रहे थे हमारे लोग। इनके प्रचार की वजह से, दुष्प्रचार की वजह से आज आदिवासी पूरे भारत में अपने संवैधानिक अधिकार को जानकारी हुई।
तो उन्होंने एक बड़ा एक कुछ आरोप लगाया था, जैसे कड़िया मुंडा के गार्ड्स को अगवा किया गया, इसी का साथ ही नुक्कड़ नाटक करने वालों के सामूहिक बलात्कार हो गया, अफीम खेती, इसी तरह के लोगों ने आरोप लगाया। तो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो कड़िया मुंडा के जो भी 4 गार्ड्स हमारे ग्रामीणों के द्वारा अगवा करने का जो आरोप लगाया, ये सभी मनगढ़ंत और बेबुनियाद है और झूठा आरोप है। क्योंकि उनके हाथ में जब इंसास राइफल और 47 राइफल होते हैं, हमारे गांव के ग्रामीणों के पास मुश्किल से डंडा होते हैं, एक आध गो तीर धनुष होता है, तो इससे वो किडनैप मैंने असंभव लगता है। तो ये लोग उसको, हमें इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने प्रेस वालों के माध्यम से हमको बदनाम करने के लिए एक किडनैपिंग का आरोप लगाया, ताकि केस और मजबूत बने। ठीक उसी तरह ये कोचांग में जो सामूहिक बलात्कार का जो आरोप लगाए, आप देखिए इसमें ये बहुत बड़ी ऐसे झूठा और बड़ी माने बेबुनियाद आरोप ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हमको देखने को मिला। मैं तो उस समय जेल में था, तो उस वक्त मीडिया वाले ने क्या प्रचार किए कि पत्थलगाड़ी समर्थकों ने कोचांग एक गांव है जो खूंटी थाना क्षेत्र में पड़ता है, खूंटी ब्लॉक के अंदर है, तो वहाँ पर ये लोग नुक्कड़ नाटक के कुछ महिलाएं थी, मतलब 5 गो महिलाएं थी और किडनैप करने वाले 3 गो लड़के थे, जो अभी झूठे आरोप में अभी तक उनके सज़ा हो चुके हैं और अभी भी न्याय नहीं मिला है। और आपको आश्चर्य होगा कि 3 लड़का मिलकर 5 लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किस तरह कर सकते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या वो 2 लड़की जो बच रही थी, क्या वो दोनों इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बलात्कार कब होंगे? ये ऐसे वाली बात हो रही है, यही बात है। तो पुलिस प्रशासन जानते हैं, सरकार भी जानती है, इसलिए ग्रामीणों ने ये आज निर्णय लिए और उसी के तहत आज वो जो तत्कालीन सरकार थे, भाजपा सरकार, उनको पलटकर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को लाए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हेमंत सोरेन ने हमारे सभी पत्थलगाड़ी केस और जो CNT से संबंधित जो आंदोलन में केस हुए थे, उन सारे केस को वापस लेने का कार्य किया। इसलिए आज हम लोग आदिम जुमित चैनल को हम लोग इसके माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि उसने सत्य के रास्ते में काम करने वाले को मदद किया और साथ में उसने इसको प्रश्रय देने का काम किया। हम लोग इसके लिए धन्यवाद के शुक्रगुजार हैं उनको। इसके साथ ही आप लोग रघुवर दास जो हैं, उन लोग इसी के साथ रघुवर दास और सलखान मुर्मू लगातार वो लोग बयान देते रहे हैं कि पत्थलगाड़ी असंवैधानिक है, गरीबों के खिलाफ है, संविधान का गलत व्याख्या है। तो क्या व्याख्या किया गया था कि गलत तरीके से? और उन्होंने क्योंकि कह रहा है कि संविधान का गलत व्याख्या किया गया है, लेकिन किस तरह से गलत व्याख्या किया है और सही किया है उन्होंने नहीं बताया है अब तक। तो उनका क्या मंशा है कि रघुवर दास और सलखान मुर्मू इतना मतलब बवाल कर दिया कि पत्थलगाड़ी गलत है बोल के न पेपर वगैरह में एडवर्टाइज भी चलाना पड़ रहा था। देखिए, आज इसलिए उनको डर लगे कि यहाँ वही आदमी डरे जो आदिवासियों का शोषण और वो आदिवासियों को लूटने के लिए जो अपना दुकान चला रहे थे, उनको डर लगा, क्योंकि आदिवासी जाग रहे थे और ये पत्थलगाड़ी के माध्यम से आदिवासी जाग रहे थे, एकजुट हो रहे थे और अपने अधिकार को वो समझ रहे थे। इसलिए सलखान मुर्मू और रघुवर दास ने यह पत्थलगाड़ी को अवैध और असंवैधानिक करार दे रहे थे मीडिया के माध्यम से। तो हम पूछना चाहते हैं आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, ये आदिम जुमित चैनल के माध्यम से, कि सलखान मुर्मू और रघुवर दास वो क्यों नहीं बताए कि कौन सा पत्थलगाड़ी असंवैधानिक है। हम लोग किसी भी तरह का संविधान का कोई लाइन तो व्याख्या नहीं किए थे। संविधान का आज इट इज, चाहे अनुच्छेद 13(3) का हो, चाहे 19 का पारा 5 और 6 हो, चाहे 244 का भाग का के पारा 2, चाहे भाग खा के पारा 5 सब पारा 1 का हो, किसी भी तरह का कोई व्याख्या नहीं हुआ था। जो संविधान में लिखी गई है वही बात को वहाँ पर पत्थरों में उकेर दिए गए हैं। तो यह एक सूचना पट है, हम लोग किसी तरह का व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान बड़े बड़े बुद्धिजीवी और विद्वान
लोगों के द्वारा यह निर्मित किया गया है और उसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यह व्याख्या केवल सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ और संसद द्वारा ही इसको व्याख्या किया जा सकता है। तो आज सालखान मुर्मू खुद बताए कि कौन सा पत्थल गाड़ी असंवैधानिक है। संथाल लोग तो सीमाधिरी के नाम से भी गढ़ते हैं, मुंडा लोग अपना शासनधिरी करते हैं, तो वह कौन सा पत्थल गाड़ी असंवैधानिक है? सालखान मुर्मू और रघुवर दास उसको स्पष्ट करें, अन्यथा आदिवासियों को गुमराह करने का ऐसे दुष्प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी आज बहुत ही संकट के समय में है, उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दिए जा रहे हैं। आदिवासी महासभा ने यदि लोगों को जगाने का और जागरूक करने का काम किए हैं तो आज पूरे भारतवर्ष में आज 5वीं अनुसूची और स्वशासन ग्राम सभा की जो आज चर्चा हो रही है, तो इसके लिए आदिवासी महासभा की देन है और वही इसके लिए आज वो बीड़ा उठाए हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आदिवासियों को अपने स्वशासन और अधिकारों की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से उन लोग का भी सरकार की ओर से या फिर कुछ हमारे मीडिया बंधुओं की ओर से, आपके मीडिया हैं जो, उनके ओर से भी ये लिखा जा रहा है कुछ दिन पहले कि संविधान अलग संविधान और अलग देश की तरह ही लोग पेश कर रहे हैं, जो पत्थल गाड़ी कर रहे हैं, और जो लिखा गया वो सभी संविधान के तहत नहीं है। कुछ कितना सही है? उन लोगों का कहना है कि अलग संविधान है। क्या संविधान के अंदर में जो आप लोग लिखे हैं वो नहीं है क्या? देखिए, संविधान में हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) का वहाँ लाइन लिखे गए हैं, चाहे 19 का जो मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता की अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार में 19 का पारा 5 और पारा 6 जो आज तक किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। इसीलिए हम लोग 5 और 6 को बताने का कार्य किए, ताकि जो भी बाहरी गैर आदिवासी व्यक्ति है, हम लोग व्यक्ति का बात किए हैं, किसी नागरिक का बात नहीं किए हैं, और उसमें यही लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को जो गैर आदिवासी है, जो गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्ति है, उसे आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के अनुमति से, माने उनको बिना पूछे गांव में प्रवेश करने का, भ्रमण करने का, निवास करने का ये प्रतिबंधित करती है। ये धारा कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 5 कहती है। अनुच्छेद 6 में यही कहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस क्षेत्र में, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी इलाकों में, जिससे वो वैसे बिजनेस नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी शांति और सुशासन भंग होने की संभावना हो। तो आज यही बात लिखी हुई है, क्यों नहीं बता रहे हैं? सालखान मुर्मू का यदि दम है तो अनुच्छेद 5 और 6 में बहस करें, अनुच्छेद 13(3) का में बहस करें, अनुच्छेद 12 में बहस करें, अनुच्छेद 244 का भाग का क्या कहते हैं, कार्यपालिका की शक्ति के बारे में लिखी गई है। अनुच्छेद जो 244 का भाग खा पारा 5 का 1 में लिखे हुए हैं कि किसी भी जो संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाए गए कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में बिना राज्यपाल के लोक अधिसूचना के बगैर लागू नहीं हो सकता है। तो क्या सालखान मुर्मू ये चीज़ नहीं जानते हैं, या रघुवर दास नहीं जानते हैं, या मीडिया वाला को ये चीज़ छापने का किसी ने इनको जिम्मा दिए थे, जो इतने बड़े मैंने आदिवासियों को जो बदनाम करने का काम किए। आज सरकार का काम को तो हम लोग आदिवासी महासभा ने काम किए, संविधान का प्रचार करने का काम किए। क्या संविधान हमें नहीं पढ़ना चाहिए? सवाल ये उठता है कि क्या भारत देश संविधान से नहीं चल रही है? तो ये बहुत बड़ी सवाल उठ रही है। यदि रघुवर दास ने इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि यह असंवैधानिक है, एक अलग देश की मांग है, तो संविधान का बात बोलना अलग देश की मांग है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं संविधान प्रचार करता हूँ, संविधान प्रचार करूँगा, और मैं इससे यदि देशद्रोह का यदि केस लगाए हैं मेरे ऊपर, और भी देशद्रोह लगाए मेरे ऊपर, जो भी ओटा पोटा सोटा है सब लगाए, और इससे यदि आदिवासी जगेंगे तो मुझे और एक बार जेल घुसाए।
मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ और फांसी होने के लिए भी तैयार हूँ, यदि आदिवासी को इससे लाभ होगा तो। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे यदि और गलत केस लगाएंगे तो और आदिवासी जगेंगे। तो हम लोग किसी भी सरकार को यह हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के तहत देश यदि चलेंगे तो सभी सुखी और शांति रह सकते हैं, सबको न्याय और अधिकार मिलेंगे। हमारे यहाँ भारत में हमें तो लगता है कि संविधान से देश नहीं चल रही है। आज यदि संविधान से चलते तो यहाँ समता जजमेंट 1997 के तहत सरकार की 1 इंच ज़मीन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं बता रही है सरकार? क्यों रघुवर दास ने यहाँ आदिवासियों क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी कंपनियों को घुसने के लिए यहाँ पर जो MOU कर रहे थे, क्या ये संविधान का या सुप्रीम कोर्ट के वायोलेशन नहीं है? क्या कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट नहीं हो सकता है? इस पर भी आरोप लगेगा। लेकिन इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग ऐसे काम करने वाले जो आदिवासी के खिलाफ और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो काम करने वाले मंत्री और जो नेता है काम किए हैं, उनके विरोध में हम लोग रिट दायर करेंगे, ताकि कोई भी आदिवासी का हक और अधिकार का हनन ना कर सके। लेकिन जितना आरोप लगाया था, उन्होंने आरोप करके केस भी लगाया था देशद्रोह करके, माओवादी वगैरह जितना भी जो था सब ने लगा लिया। लेकिन उन पर कोर्ट ने बड़ा तमाचा मारा है, क्योंकि कोर्ट ने सीधी तौर पर कह दिया है कि संविधान का व्याख्या करना कोई देशद्रोह नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था कि लोग संविधान का गलत व्याख्या कर रहा है, ये लोग देशद्रोही है वगैरह, इस तरह का कई सारा आरोप लगाया था, लेकिन उससे तो पूरा उल्टा ही कर दिया कोर्ट ने। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें बड़ा खुशी हुए कि न्यायपालिका भले ही बोलता है देर है अंधेर नहीं, और इस पर हमें आज हमारे 2.5 साल करीब बर्बाद हुए ज़रूर, लेकिन न्यायपालिका ने निष्पक्ष रूप से हमारे पक्ष में आदेश दिया। और उसने आदेश पत्र में, चाहे सरायकेला कोर्ट में हो चाहे गुजरात हाई कोर्ट का टिप्पणी हो, उस पर स्पष्ट लिख दिए कि संविधान का व्याख्या करना भी संविधान विरोधी नहीं है या देशद्रोह के दर्जे में नहीं आता है। और सरायकेला कोर्ट ने तो यहाँ तक लिख दिए कि यह जो कार्रवाई की गई हमारे ऊपर, यह कार्रवाई केवल सरकार और प्रशासन अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ही किए। इसलिए शक्ति प्रदर्शन किए कि उनको आदिवासी क्षेत्र में ज़मीन नहीं मिल रही है और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को विस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार डर गए कि पूंजीपति को हम नहीं बुलाएंगे तो हम किसके पैसा से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उसने इसको दबाने के लिए प्रशासन का सहयोग और मीडिया को ये उपयोग करते हुए हमें बदनाम करने का काम किया और देशद्रोह के तहत हमें जेलों के भीतर हमें रखे और हमको बहुत प्रताड़ित किए। हमको सेल के भीतर डिग्री में रखे, कई दिन हमें परिवार से मिलने नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार हमसे डरते हैं और आदिवासी का जगने से सरकार इतने डरते हैं कि आज मुझे पता चला। तो इसलिए मैं तो सभी आदिवासी युवाओं से अपील करूंगा कि आप भी जगो, आदिवासी पढ़ो, संविधान पढ़ें और अपने हक और अधिकार को बिना लड़े, बिना आंदोलन किए प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो इसके बाद ही चुनाव आया और चुनाव आने के बाद भाजपा पूरा तरह से यहाँ उनका सत्ता चला गया। तो क्या आपको क्या लगता है किसी पत्थलगाड़ी आंदोलन से कुछ असर हुआ होगा चुनाव में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पत्थलगाड़ी आंदोलन से पूरे भारत में आपका राजस्थान से लेकर के झारखंड तक बहुत प्रभावित हुआ और उसका चुनाव में ऐसे प्रभाव देखने को मिले कि झारखंड में तो पूरे के पूरे पलट दिए गए। जो रघुवर दास और भाजपा सरकार ने आदिवासियों के ऊपर जो जोर जुल्म का कार्रवाई कर रहे थे, बेवजह आदिवासी को नक्सली बोल करके उनको अंदर कर रहे थे, बेवजह जो भी आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ में तो उनको देशद्रोह, अलगाववाद, नक्सलवाद करके हमको जेल में डाल रहे थे। तो ये उनको जनताओं ने वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाया। उसी तरह राजस्थान में भी पलटी हुए, महाराष्ट्र में भी पलटी हुआ, आपका मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन फिर लेन देन करके फिर अपने सरकार में आ गए।
छत्तीसगढ़ में टोटली आपका पलटी कर दिए। तो इस तरह करके भाजपा के शासन से इतने लोग त्रस्त है या अभी भी त्रस्त हो रहे हैं कि वो मैंने भाजपा वाले संविधान को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको डरते हैं। वो डरता है संविधान से और संविधान बदलने की बात करते हैं खुद। तो संविधान बदलने की बात है तो भाई बदलो, वो संविधान लोकसभा में बदलेंगे, संविधान सभा बदलेंगे, लेकिन हम जब तक ये देश चलेंगे संविधान के तहत चलेंगे। और संविधान को मैं अंगीकार करता हूँ, संविधान को मैं पूछता हूँ, आज भी हमारे साथ मैं रखता हूँ और मैं हमेशा उसको पढ़ता हूँ और उसी के अनुसरण करते हुए मैं काम करता हूँ। किसी तरह की कोई असंवैधानिक नहीं, किसी तरह का कोई किसी प्रशासन के खिलाफ भी नहीं करता हूँ। लेकिन सरकार संविधान की बात बोलने से डर जाते हैं, प्रशासन भी डरते हैं, क्योंकि इससे लोगों को न्याय मिलने में काफ़ी सहूलियत होते हैं। और अभी सीख मिला है कि अभी हमें भी अब उनके जैसा, अब सभी कोई भी आदिवासी के साथ इस तरह छेड़खानी का काम करेंगे या प्रताड़ित करने का काम करेंगे तो अब आदिवासियों को उनके विरुद्ध में केस मुकदमा करके उनको सीधा किया जा सकता है। आंदोलन का कोई आवश्यकता नहीं है। उनको हम लोग जुडिशियरी, हम लोग उनको हमारे लिए बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट के रूप में दिया हुआ है। इसको हम लोग उपयोग करेंगे और हम लोग सभी लोगों को हम लोग जगा रहे हैं इसके लिए। और इसी के साथ ही पत्थलगाड़ी के साथ साथ आदिवासियों को ये भी शिकायत है, जो दिक्कू मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनसे बड़ा शिकायत है। आखिरकार इनसे क्यों? ये तो स्वतंत्र है हमारे। नहीं, देखिए बुद्धेश्वर जी, आज हम लोग जो भी है सोशल मीडिया छोड़ के आज देखा जाए तो लगभग जो राष्ट्रीय स्तर का जो मीडिया है, जो गैर आदिवासियों के बड़े बड़े कॉरपोरेटों का ये मीडिया, इसको गोदी मीडिया के नाम से बोले जाते हैं, ये सभी बिके हुए हैं। आज चौथी स्तंभ जो है ना, हमारे बुजुर्गों की दांत की तरह लड़खड़ा गए हैं, ढीला हो गए हैं। तो इस पर विश्वास करना भी आज के समय में बड़ा बोलता है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपना जैसे है और लोगों को गुमराह करने का सबसे बड़ा जरिया है मीडिया। आज मीडिया के माध्यम से इस केस को जुडिशियरी तक को कंफ्यूज कर दिए। जुडिशियरी भी आज ये जो असंवैधानिक जो फ्रंट पेज में छपवाया जा रहा था, तो ये पब्लिक का पैसा में, ये भाई यहाँ पर आप असंवैधानिक बोल के अब जुडिशियरी माने वो पढ़े लिखे जो वकील और जज होते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए कि शायद ये असंवैधानिक है। ये भाई एक बार तो पढ़ के देख लेना चाहिए था वकील और जजों को, तो उनको तो कंफ्यूज होने का नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी कंफ्यूज होकर के हमारे पक्ष में बहुत देरी से विचार दिए। तो ये हालत है। तो इसलिए ये जो भी पढ़े लिखे हैं और ये जो कॉरपोरेट है, ये देश आज देखा जाए तो कॉरपोरेट चला रहे हैं ना। जनता का सरकार है, जनता के द्वारा तो बनते हैं, जनता से चलता है, जनता के द्वारा चलता है। लेकिन ये भाई ये हम लोग केवल वोट तक देते हैं, बाकी तो वही चलाता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए ये सब नहीं है। जनता के लिए कानून नहीं बन रहा है, जनता के खिलाफ में ही कानून बन रहा है। जैसे अभी कृषि कानून बने, 1 साल तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों ने आंदोलन किए, जिसमें 700 से अधिक किसान की मौत हुई, शहादत हुई। तो सरकार किसके लिए बनाते हैं? किसानों के लिए कोई कानून नहीं बना रहे। किसके लिए बना रहे हैं? अडानी और अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं। इसका मतलब ये देश अडानी और अंबानी का पैसा से चल रहा है। उसी तरह बहुत सारे यहाँ कॉरपोरेट है और वही कॉरपोरेट अपना मीडिया खोल के रखा हुआ है ताकि 5 रुपया में ये पेपर बेच करके आदमी को कंफ्यूज और बोलते हैं ना कि वो मटमैला पानी से आंख धोने के जैसा हम लोग को कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत साफ पानी में हम लोग आंख धो रहे हैं, साफ हो रहा है चेहरा। नहीं, वो ये गोदी मीडिया जो आज हम लोग जिसको नाम दिए हैं कॉरपोरेट मीडिया, ये सारे पूरे संविधान के खिलाफ चल रहा है। कोई भी संविधान का पक्ष में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अन्यथा यदि जैसे अमेरिका में होता है ना, राष्ट्रपति के खिलाफ में भी छपते हैं, हमारे यहाँ पर तो कोई एक ठो नेता के खिलाफ में छापने के लिए हमारे यहाँ के मीडिया को सोचना पड़ता है। कॉरपोरेट तो दूर की बात है, मीडिया उसी का है।
तो यहाँ पर कितने गिरे हुए हैं इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई खुल के नहीं बोल सकता है, मीडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप नेता और मंत्री और आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना तो मीडिया वाला सोच भी नहीं सकता है, उनका मीडिया ही को बंद किया जाता है। तो इस तरह का चल रहा है, बड़ा दुख की बात है। और हम लोगों को अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को सोचना चाहिए कि आज यदि सोशल मीडिया नहीं आते तो शायद किसान आंदोलन जैसे और भी कितने आंदोलन को दबा देते और ख़त्म कर देता। तो इसलिए आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये क्या बोला वरदान है, आदिवासियों के लिए अकेले नहीं पूरे भारत के लिए एक वरदान है कि ये सोशल मीडिया आए, इसीलिए हम लोग की आवाज़ जनता तक पहुंच रही है। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे अंत में कि आखिरकार जो पत्थलगाड़ी आंदोलन था, इस आंदोलन को इतना बवाल हुआ, इतना बवाल किया गया, बवाल होता नहीं शायद बवाल किया गया, और इसी के साथ ही अगर सरकार किस तरह से काम करता, उस वक्त भाजपा का रघुवर दास था, तो किस तरह से आदिवासियों के साथ संबंध रखता, वार्ता करता, इसका रास्ता निकलता, या फिर आदिवासियों का मांग क्या था कि हमको इस जगह पहुंचना है, क्या मांग था? देखिए, यदि ये सरकार चाहती तो ये मामला बवाले नहीं होते, झारखंड से बाहर भी नहीं जाते। उनका इच्छा ही नहीं था कि ये मामला को सलटाए, क्योंकि हमसे कोई भी सरकार के कोई एजेंसी बात ही नहीं किए कि आप लोग चाहते क्या हैं। हमारा क्या एक इच्छा था, लोगों की वहाँ एक आक्रोश थी, खूंटी के लोगों को विशेष करके या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी के जो गलत उपयोग हो रहे हैं इससे त्रस्त थे। तो यही त्रस्त और यही नाखुशी की वजह से ये पत्थलगाड़ी एक बोला जाए तो आक्रोश का एक वहाँ फूटने का जो एक वहाँ ये मिला, मौका मिला। अन्यथा ये हमारे लोग बड़ा शांति प्रिय होते हैं और बदनाम किए जाते हैं। हम लोग सरकार से भी पूछे हैं, कई बार पूछे, आज भी पूछ रहे हैं कि भाई आप आदिवासी क्षेत्र में ही ये नक्सलिज्म क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आप आतंकवादी का बात बोलते हैं ख़त्म करेंगे, आप नक्सली को ख़त्म करेंगे, लेकिन 50 साल हो गए आपने आज तक उनके प्रमुख का नाम नहीं बता पाए। सरकार, कोई भी सरकार या मीडिया वाले क्यों नहीं कुरेदते, क्यों नहीं पूछते हैं कि नक्सली का परिभाषा तो बता दीजिए हमको, किसको नक्सली आप कहते हो, हमको नक्सली का परिभाषा बता दें कि नक्सली के हाथ में क्या होता है। हम लोग को तो मालूम ही नहीं है नक्सली किसको बोले जाते हैं। काहे कि नक्सली का ना फैक्ट्री है ना कुछ है, उनको हथियार कहाँ से मिलते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये लोगों को डिस्टर्ब करके रखना चाहते हैं। और आदिवासी का ज़मीन के नीचे जो दबे हुए हैं बहुमूल्य खनिज पदार्थ, जो सोना है, यूरेनियम है, अबरक है, तांबा है, कोयला है, ये सभी 40% जो खनिज भारत का वो आदिवासी क्षेत्र में ही उपलब्ध है। इसलिए उसी को लूटने के लिए एक प्लान वाइज आप देख लीजिएगा, पूरे 5वें अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही नक्सलिज्म घटनाएं और नक्सलिज्म मूवमेंट को जिंदा रखा गया है। अन्यथा नक्सलिज्म चाहते सरकार तो 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा उसको ख़त्म करने में। ये गोली से ख़त्म नहीं हो सकता है, ये विचारधारा है। तो सरकार के पास ऐसा कोई विचारधारा नहीं है या आदिवासियों को ऐसे कोई सीखने नहीं देते हैं जिससे ये समस्या का समाधान हो और आदिवासी सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कॉन्क्रीट वो विकास की ओर जाए। 74 साल हो गए आदिवासी को ना जल जंगल ज़मीन में अधिकार दिया जा रहा, ना उनके खनिज संपदा में अधिकार दिया जा रहा। तो भाई कैसे आप पॉलिसी बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। सवाल ये उठता है कि हमारे भारत देश के आईएएस ऑफिसर लोग क्या कानून बनाते हैं या योजना बनाते हैं कि आदिवासी वो खाना से जो खाना हमको खिला रहा वो हजम भी नहीं हो रहा और हमारा शरीर भी नहीं बन रहा, पहलवान भी नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये लोग हमको माने बोलता है ना पॉइजन फूड हमको दे रहा है ये प्रशासन और सरकार, ताकि आदिवासी और बीमार हो, आदिवासी और लाचार बने और ताकि हम उसका ज़मीन जंगल सब चीज़ लूट सके। और उसी के तहत ये त्रिस्तरीय चुनाव ला करके हमको गांव-गांव में पूरा तोड़ दिए हैं। मेरा व्यवस्था को ख़त्म करने का सरकार अभी षड्यंत्र किए हुए हैं और हमारे कोई बुद्धिजीवी इसके खिलाफ बात नहीं बोलते हैं।
बोलता है पेशा कानून ठीक है, अभी पेशा ला के अब मेरा रूढ़ी और प्रथा जो अनुच्छेद 13(3) कहता है उसको ख़त्म करने का ये एक त्रिस्तरीय चुनाव लाया गया है। आपने ख़त्म करने का कहा, सरकार ने लाया। इधर सालखान मुर्मू कुछ दिन पहले 12 तारीख को माझी परगना सुशासन व्यवस्था के लोग रांची में धरना दिए थे राजभवन के समक्ष में। तो इसके बाद ही सालखान मुर्मू का बयान आता है, उनके कुछ सहयोगियों का आता है कि पेशा कानून के तहत यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, कार्यपालिका का विरोध करना देशद्रोही है, ये नक्सली वगैरह और कुछ आरोप लगाया था। तो क्या यहाँ पंचायत चुनाव पेशा के तहत हो रहा है और ये विरोध करना क्या देशद्रोही है? देखिए, भारत में कहाँ लिखा हुआ है कि विरोध करना देशद्रोह है? सालखान मुर्मू थोड़ा एक बार दिखा देना। सालखान मुर्मू अपने आप को MA LLB कहता है और ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो मूर्ख गांव के जो बोलते हैं ना कि बहुत कुटमा कछार, एक ठो रांची उधर का जगह है, कुटमा कछार कभी आदमी लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। और सालखान मुर्मू ऐसे बेतुकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज करके लोगों को कंफ्यूज करता है। आज उसका हेडिंग एजेंडा सब देखिएगा ना तो आदिवासी, इसीलिए उसको अभी विगत दिनों नीम ढरुआ किया है। नीम ढरुआ मतलब नीम डाली गाड़ दिया उसके आंगन में, तो इसलिए वो समाज में इसको कोई पूछ कर रहा है, आज से नहीं। सालखान मुर्मू बताए क्या पेशा कानून के तहत झारखंड में चुनाव हो रही है? सवाल ये उठ रहा है। सालखान मुर्मू आपने खुद बताए कि ये आपका पेशा कानून 1996 के तहत क्या झारखंड में चुनाव हो रही है या JPRS के तहत हो रहा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम? तो ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो कानून बनाए हैं यहाँ का विधानमंडल के द्वारा, उसके तहत हो रहा। यदि पेशा के तहत हुए होते तो यहाँ का जिला परिषद चेयरमैन वो सुपर DC बनते, ब्लॉक चेयरमैन सुपर BDO बनते। तो यहाँ आज तक ये 2 चुनाव हुआ, 2 चुनाव में एक भी सोशल ऑडिट नहीं हुआ। सालखान मुर्मू उसका जवाब देंगे क्यों विकास नहीं हुआ भाई? फंड क्यों नहीं आया गांव में? क्या मुखिया खा गए पैसा या BDO खा गए पैसा या DC खा गए पैसा? इसका जवाब कौन देगा? सालखान मुर्मू देगा? अभी तक तो एक ठो मुखिया राइफल नहीं खरीदा, बोला था कि राइफल खरीदेगा, जीप खरीदेगा बोला था, 10 लड़का उसका बॉडीगार्ड होगा। यहाँ वो लोग 10 आदमी का कि ये आदमी को देखने से भागता है मुखिया लोग कि कहीं हमको खर्चा मांगेगा, काम मांगेगा, योजना मांगेगा। तो ये सारा चीज़ जो है सालखान मुर्मू का PIL की वजह से आज समाज टूटने के कगार पे है। और समाज को जो रूढ़ी प्रथा अपना व्यवस्था है, यह एक कानून है, रूढ़ी प्रथा एक कानून है और वह कानून को तोड़ने का काम सालखान मुर्मू ने किया। इसलिए सालखान मुर्मू के ऊपर देशद्रोह का ये मुकदमा होना चाहिए, उस पर ये एलिगेशन लगता है, ये चार्ज वो प्रूफ हो रहा है। हम लोग के ऊपर कहाँ प्रूफ हो रहा है? बोलता कार्यपालिका विरोध नहीं कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है बाबा MA LLB मास्टर? तो इस तरह करके बेतुकी बात बोलना सालखान मुर्मू को शोभा नहीं देता है। पढ़ा लिखा आदमी है, मुझे ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि सालखान मुर्मू का दिमाग उमाग अभी लगता है संतुलन बिगड़े हुए हैं। इस कारण से आदिवासी के पीछे इतने पड़े हैं। उस आदिवासी का पक्ष में कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं जिससे आदिवासी लोग को जल जंगल ज़मीन में मालिक हो। आज तक सालखान मुर्मू बता देना, CNT में तो PIL फाइल करता है। ये भाई CNT तो ऑलरेडी इतना छेदा हो चुका है कि वही छेदाई से तो कंपनी घुस रहे हैं, वही छेदा में गैर आदिवासी घुस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पे क्यों काम नहीं करता है? P रामिरेड्डी जजमेंट 1988 का, समता जजमेंट 1997 का, हाँ, आपका RM लोढ़ा जजमेंट 2013 का। ये बात बताए ना सालखान मुर्मू में दम है। तो मुझे तो उम्मीद है कि सालखान मुर्मू का इतना दम नहीं है कि ये 3 जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये बोल पाए। इसीलिए इससे प्रूफ होता है कि सालखान मुर्मू आदिवासी हितैषी नहीं है। क्योंकि रघुवर दास जब हाथी उड़ा रहे थे और आदिवासी के ज़मीन लूट रहे थे तो सालखान मुर्मू कौन सा कहाँ बिल में घुसे हुए थे? कौन सा कहाँ बिल में घुसे हुए थे या कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे? सवाल ये उठ रहा है। ये तो हमेशा दल बदलू आदमी है, इसका कोनो नीति सिद्धांत ही नहीं है। नीति सिद्धांत आदमी एक माने एक कांस्टेंट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है।